हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपकी इसी तैयारी में छोटा सा योगदान देने के लिए एनसीएफ 2005 लेके आई हूँ और आज हम इसे पूर्ण पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 की क्या भूमिका है हमारे शिक्षा में और इससे पहले हमारे कितने एनसीएफ आए हैं, ये इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और एनसीएफ की क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में और सीटेट के एग्जाम में आपके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये देखो, मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा दूं और ये मेरे खुद के नोट्स की पीडीएफ है। ये देखो, आप देख सकते हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा आपकी लंबी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यही कोई आपकी मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो है आपकी। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। बिना एनसीएफ 2005 पढ़े हुए आपका सीटेट क्लियर होने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो आपको टॉपिक बाई मैं डेली वीडियो दे रही हूँ। आपको जीन प्याजे, कोहलबर्ग और बाइगोस्की पर वीडियो मिल चुकी है। समावेशी शिक्षा पर भी वीडियो मिल चुकी है। प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मैंने करा दिए हैं और अभी भी आपके फिर से प्रैक्टिस शुरू करा दी है मैंने सीडीपी की। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ देखा करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो 2005 ये जो एनसीएफ है हमारा, ये क्या कहता है। तो ये कहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लिया कहाँ से गया है। तो एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाए। यानी आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है। तो ये एनसीएफ 2005 यही व्याख्या करता है। और अब तक हमारे यहाँ कुल 4 एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा 1975, ये 1988, ये 2000 और फिर 2005, यानी 4 एनसीएफ आए थे। और सबसे न्यू, ठीक है, सबसे नवीन जो दस्तावेज है हमारा, ये है हमारा एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यानी ये जो एनसीएफ 2005 है आपका, ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, ये इससे लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यानी आपका जो एनसीएफ 2005 है और ये जो दस्तावेज है, तो आप यानी भारत में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। और एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो ये यशपाल यानी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। 38 सदस्य थे, जिसमें आपके 3 एनसीईआरटी के सदस्य थे। ठीक है, तो 35 आपके यशपाल समिति के और 3 आपके एनसीईआरटी के। एनसीएफ 2000 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पर आपकी पूर्ण पेडागोजी निर्भर करती है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं ये। ज्ञान यानी शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी बच्चे को आप जो भी ज्ञान दोगे, जो भी शिक्षा दोगे, जो भी अध्ययन कराओगे, तो वो आप कैसा होना चाहिए। ये आपका पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। बच्चे के दैनिक जीवन से उसे जोड़ करके पढ़ाना है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 रटंत विद्या के खिलाफ, ठीक है, एक प्रणाली है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं हो। पाठ्यचर्या कैसी हो, ये आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले क्या था कि बहुत मोटी मोटी किताबें ही अच्छी शिक्षा का द्योतक मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि मोटी मोटी किताबें मतलब अधिगम की असफलता है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए तथा कक्षा गतिविधि से जोड़ें। यानी परीक्षा को लचीलापन अवश्य होना चाहिए, बदलाव अवश्य होना चाहिए।
और ये गतिविधि आधारित जो परीक्षाएं हैं इस पर मतलब अवश्य जोड़ना चाहिए। गतिविधियों आधारित परीक्षाएं बच्चों की करानी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी विद्यार्थी को हमें कैसा तैयार करना है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। एनसीएफ 2000 का प्रमुख सूत्र, तो प्रमुख सूत्र यही है आपका, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। प्रमुख सुझाव हैं इसके, इन्हें देखते हैं। कक्षा में पसरा सन्नाटा अधिगम नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा में जो पसरा सन्नाटा है ये क्या है, ये अधिगम नहीं है। यानी बच्चे एकदम से चुपचाप बैठे हैं कक्षा में डर के मारे, और वो आपसे कोई भी प्रश्न शिक्षक से नहीं पूछ रहे हैं, इधर उधर देख भी नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, तो ये क्या है, ये अधिगम नहीं है। क्योंकि बालक कैसा होता है, बालक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वह स्वयं से जाने और सीखे। यानी बच्चा स्वयं से जानने की कोशिश करे, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जैसे जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधारे। यानी बच्चे को आप कोई समस्या दे सकते हैं, कोई अधिगम दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो वहाँ बच्चा क्या करेगा, स्वयं से सीखेगा और गलतियाँ भी करेगा और स्वयं से ही उनमें सुधार भी करेगा। सीखने में यांत्रिकता, यानी बार बार कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं बच्चे से रटानी चाहिए। बच्चा कोई खिलौना नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, तो यांत्रिकता के साथ शिक्षा आपको नहीं देनी है। सीखने को अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। यानी सीखना आप एकदम से अनुशासन में ही बच्चे को मत सिखाइए। सीखना कैसा होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए और बच्चे को संतोष भी यानी उससे संतुष्टि भी होनी चाहिए सीखने से। दंड से व्यवस्था होती है, अनुशासन नहीं। अब आनंददायक कैसे बनाएंगे, तो आनंददायक हम गतिविधियों के द्वारा बना सकते हैं। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना, और खेल खेल की ये पद्धति किसने दी थी, तो ये आपकी फ्रोवेल ने दी थी। दंड से व्यवस्था होती है, अनुशासन नहीं। बालक की मातृभाषा को वरीयता दी जाए, यानी बच्चे की जो भी मदर टंग है, जो भी मातृभाषा है, उसे आपको वरीयता देनी है, ना ही इसे इग्नोर नहीं करना है। बालक को घर, स्कूल, समाज सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए। यानी बालक है, यानी बाल केंद्रित ही शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को एक महत्वपूर्ण माना गया है, चाहे आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे समाज हो, यानी बच्चे को सबसे महत्वपूर्ण हर जगह आपको मानना है। गृह कार्य का विरोध करता है एनसीएफ 2005। और कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं, यानी कक्षा 2 तक बच्चे की कोई भी परीक्षा आपको नहीं करानी है। गतिविधि आधारित परीक्षा आप करा सकते हो। त्रिभाषा फार्मूला, यानी इससे पहले क्या होता था कि आपने बहुत पुराने लोग होंगे आप में से कुछ लोगों ने जो भी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े होंगे, या फिर आपको पता होगा आपके घर में आपकी कोई बहन भाई या माता पिता कोई भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा होगा, तो उससे आप पूछ सकते हो। या फिर आपको पता होगा कि पहले प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी यानी 1 से 5 तक, 1 से 5 तक अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। कक्षा 6 से अंग्रेजी यानी ABCD भी हम 6 से जाकर के सीखते थे। तो एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, और इस त्रिभाषा सूत्र में आपका आपके बच्चे की मातृभाषा है, कोई एक द्वितीय भाषा में क्षेत्रीय भाषा हो सकती है और अंग्रेजी भी हो सकती है। और जहाँ बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी है, ठीक है, कुछ जगह भारत में ऐसे भी हैं जो मदर टंग बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ एक क्षेत्रीय भाषा या दूसरी कोई भी अदर भाषा, इस तरीके से 3 भाषा बच्चे को अवश्य पढ़नी है। एनसीएफ 2005 ने भाषा के 4 कौशलों की बात की है, और ये 4 कौशल कौन कौन से हैं, और ये आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये हैं आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और इन्हें सीखने की ट्रिक है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब 4 क्षेत्रों पर एनसीएफ 2005 हमारा विशेष बल देने की बात करता है। तो आपकी कला है, काम है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है और शांति है। यानी इनका बच्चे पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी रचनात्मकता हो गई, आपकी एक्टिविटी हो गई, बच्चे का स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी आपको देखनी है। शारीरिक शिक्षा भी आपको बच्चे को सिखानी है, स्वास्थ्य भी देखना है।
पोर्टफोलियो। एनसीएफ 2005 हमारा पोर्टफोलियो की बात करता है। पोर्टफोलियो क्या है? खुद से खुद का आकलन। तो यानी इसमें हम बच्चे की प्रत्येक गतिविधि का आकलन करते हैं और ये हमारा पोर्टफोलियो होता है। तो बच्चे का आपको आकलन किस तरीके से करना है? तो आपको पोर्टफोलियो आधारित आकलन बच्चे का करना है और इससे प्रश्न आपके बनते भी हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी आप बच्चे सूचना और ज्ञान में फ़र्क होता है। बच्चे को कोई भी चीज़ पता है तो वो क्या है? सूचना है और वो ज्ञान में कन्वर्ट कैसे होगी? आप मान के चलिए, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे हम बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो पेड़ क्या है? ठीक है, तो बच्चा पेड़ जानता है और हम जंगल के बारे में बता रहे हैं, बच्चे ने जंगल के बारे में, तो ये मात्र एक सूचना होगी। लेकिन जंगलों का क्या महत्व है, उसके दैनिक जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, जंगलों के बिना जीवन कितना संभव है, यानी वृक्षों की क्या हमारे जीवन में उसके में क्या भूमिका है। जब बच्चे को ये समझ आ जाती है, ठीक है, जब बच्चे को ये समझ आएगी वृक्षों की, तो ये समझ ही ज्ञान है। शिक्षण सूत्रों, शिक्षण विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। एनसीएफ 2005 ने शिक्षण विधियों और शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात की है। जैसे मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात। यानी बच्चा मूर्त, यानी बच्चे जो चीज़ें उसने देखी हैं उससे पहले कुछ चीज़ें दिखाइए, फिर अमूर्त की तरफ ले जाइए। जैसे बच्चे को आप जड़ें दिखा सकते हैं, ठीक है, वृक्षों की जड़ें दिखा सकते हैं, फिर बच्चे से आप अमूर्त की तरफ ले जाइए कि सभी वृक्षों में क्या है? जड़ें होती हैं। बच्चे को क्या ज्ञात है? ठीक है, बच्चे को ज्ञात है अपने आसपास की मतलब गंदा तालाब देखा है उसने, गंदी नालियाँ देखी हैं। तो इनसे आप कल कारखानों के बारे में, यानी अज्ञात जो उसने देखा नहीं है, जिसके बारे में वो जानता नहीं है, तो आप इनसे प्रदूषण के बारे में बच्चे को पढ़ा सकते हो। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। बालकों का चहुमुखी विकास, यानी बच्चे का आपको चहुमुखी विकास करना है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, सामाजिक हो। यानी आपको शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है, बच्चे के मानसिक विकास पर भी ध्यान देना है और सामाजिक विकास पर भी बच्चे का ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 हमारी समावेशी वातावरण की बात करता है, यानी समावेशी शिक्षा की। सभी के लिए शिक्षा समान रूप से समावेशी कक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। यानी ये 5 विधियों पर एनसीएफ 2005 हमारा जोर देता है कि बच्चे से आप इस तरीके से लर्निंग कराइए, इस तरीके से अधिगम बच्चों से इन विधियों के द्वारा कराइए। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। अब शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तो एनसीएफ 2005 कहता है आपका कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सुगम करता है जो चीज़ों को सरल करके बताएगा। यानी बच्चा अपने आप से सीख जाता है, लेकिन जहाँ भी उसे कठिनाई होती है तो शिक्षक एक सुगम करता है। आगे है बालक के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है। शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को उसके हिसाब से सीखने का मौका दे। यानी प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अलग अलग उसमें सीखने की क्षमता अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, इस तरीके से। तो सभी बच्चों को उसके हिसाब से सीखने का मौका अवश्य दें। बाल केंद्रित शिक्षा। अब गणित के प्रति दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो प्राथमिक लेवल पर गणित की प्रकृति एकीकृत अर्थात अन्य विषयों के साथ पढ़ाना चाहिए। नहीं, एकीकरण करके आपको गणित की शिक्षा देनी है, यानी अन्य विषयों के साथ गणित को आपको पढ़ाना है। जैसे ईवीएस के साथ, साइंस के साथ आप कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ा सकते हो गणित। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए। यानी स्कूल में मतलब जो स्कूल है वो आपका गणित पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए
प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए ये मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और पूर्ण वीडियो देखा करिएगा। आप प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी देखिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको अलग अलग बना रखी है आपकी सुविधा के लिए। गणित शिक्षा का उद्देश्य गणितीकरण की क्षमता, तर्क क्षमता का विकास करना है। गणित को किताबी विषय बनाने की जगह बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ें। यानी गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणितीकरण की क्षमता, तर्क क्षमता का विकास करना, यानी बच्चे तर्क करना सीखें, गणितीकरण करना सीखें, और बच्चों को जो भी गणित है, गणित का विषय है, आप बच्चों को जो भी सिखाते हो गणित में, तो वो उसको किताबी विषय बनाने की जगह क्या करना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके आप बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं एनसीईआरटी 2005 की ईवीएस, सोशल और साइंस के प्रति दृष्टिकोण। बात सोशल की करते हैं तो राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें। यानी बच्चे जब भी सोशल पढ़ेंगे, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चे यानी ये सीखें कि जो हमारी सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं, ठीक है, तो ये राष्ट्र के प्रति किस तरीके की चुनौतियां हैं और इन्हें हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो इसकी समझ विकसित हो सके बच्चे में। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। यानी ईवीएस में एनसीईआरटी 2005 आपका क्या कहता है कि जो सामाजिक वातावरण है और प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है, तो परस्पर संबंध पर बल देते हुए, यानी दोनों में परस्पर क्या है, अंतर संबंधित होता है, तो वातावरण की समझ विकसित कर सके। यानी वातावरण की समझ, बच्चे में समझ को विकसित आपको करना है। पर्यावरण शिक्षा को सैद्धांतिक बनाने की जगह व्यावहारिक पक्ष से जोड़ें। यानी व्यावहारिक जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, बच्चे को आपको इस तरीके से सिखाना है। विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान के फार्मूले रटवाना नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रयोग समझाकर दैनिक जीवन से जोड़ना है। विज्ञान को भी आप बच्चे से प्रयोग करके उसके व्यवहार में, व्यावहारिक जीवन में, ठीक है, हमारे जो दैनिक जीवन है, व्यावहारिक जीवन का अर्थ होता है दैनिक जीवन में उसके क्या क्या प्रयोग हैं, तो इससे आपको क्या है, जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना है। इससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना है। यानी बच्चा जो भी ज्ञान उसे पहले से पता है, तो उसको क्या है, आपको नवीन ज्ञान से जोड़ना है। और यही प्रश्न आपके एनसीईआरटी के ये जो लाइनें हैं, इन्हें आपको कम से कम वीडियो आप 2 बार अवश्य देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना के रखिएगा इस वीडियो से। ये आपके पूर्ण पेडागोजी लेवल प्रश्न है, ठीक है, एक एक लाइन आपकी पेडागोजी पर आधारित है एनसीईआरटी 2005 की। रटंत विद्या के खिलाफ आंदोलन है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी आपका रटंत विद्या के खिलाफ आंदोलन है। बच्चे में सामाजिक आपको परिवर्तन लाने हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हैं। बच्चे को आपको गतिविधि आधारित पढ़ाना है, परीक्षा पर बल नहीं देना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बच्चों को रैंकिंग नहीं देनी है, ग्रेडिंग नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नंबरों पर आधारित आप बच्चे को नहीं आंक सकते हैं। तो इस तरीके से ये, और जल्द ही आपको, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 पर सीटेट में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर सभी प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जल्दी ही मैं PYQ लेके आऊँगी, जो प्रीवियस ईयर्स में आपके सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं एनसीईआरटी 2005 से, वो सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और डेली आपको टॉपिक बाई वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।